फरीदपुर में जो द्वारिकेश शुगर मिल है वो लगभग 1000 करोड़ रुपया जो है वो फरीदपुर क्षेत्र में लोगों को भुगतान करती है। सबसे पहले सर, लोग जब सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे एक्सरसाइज करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जो पीताम्बरपुर में है। तो सर वहाँ दुर्घटना होने की भी संभावना होती है रेलवे स्टेशन पे। फरीदपुर में एक पार्क नहीं है, तो सर पार्क के निर्माण के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? और मैं दोबारा चुनाव हार गया, मैं विधायक बनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो निश्चित रूप से जो स्मैक का, जो अफीम का काम फरीदपुर में हो रहा है उसमें कमी आएगी और उसको बंद कराया जाएगा। किसान जो हैं वो रातों में जागते हैं अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए, गौवंश जो है उससे अपने खेतों को बचाते हैं। तो गौवंश के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? कि फरीदपुर से आप शुरू करेंगे तो सीधे फतेहगंज पूर्वी तक लगातार फैक्ट्रियां आपको दिखाई देंगी। जो स्थिति दलितों की 2017 से पहले थी वो बहुत ख़राब थी, लेकिन 2017 के पहले और अब में बहुत अंतर है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। द क्लेवर कास्ट शो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, आज के जो हमारा शो है, इसके जो गेस्ट हैं वो फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। सर सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो राजनीति की तरफ आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था और लगभग 1992 से लेकर और 2006 तक मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर काम किया। और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझसे कहा गया कि फरीदपुर से इलेक्शन लड़िए। तो 2006 में मैं फरीदपुर गया और फिर 2007 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे उसी वक्त। तो 2007 में मुझे विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर 2012 में मुझे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी बनाया और मैं दोबारा चुनाव हार गया, लेकिन वोट बहुत अच्छे मिले। 2012 में मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा और उसमें मुझे 3 गुने वोट मिले। और उसके बाद फिर मैंने और मेहनत की और 2017 में फिर से मुझे विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया और 2017 में मैंने चुनाव जीता बहुत अच्छे मतों से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया। और फिर 5 साल फिर मैंने अच्छा कार्य किया और 2022 में दूसरी बार मैंने पुनः चुनाव जीता और फरीदपुर में लगातार मेरे जो वोट जो मुझे मिले उनमें बढ़ोतरी होती रही है जी, और काम में भी वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिए और मैं राजनीति में आया। विश्वविद्यालय में लगातार मैं प्रोफेसर के पद पर कार्य भी करता रहा और संगठन में भी कार्य करता रहा। जी सर, 2007 का जो आपने समय बताया कि आपकी राजनीति का करियर जो था वहाँ से शुरू हुआ। 2007 में बीजेपी का इतना स्कोप नहीं था, इतना बोलबाला नहीं था, तो आपने बीजेपी को क्यों चुना? मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जी। तो सारे अनुषांगिक संगठन में लोग काम करते हैं। मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। ठीक है। मैं स्वयं सेवक हूँ और पूरी मेहनत के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया। उस समय तक इलेक्शन लड़ने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठीक समझा तो 2006 में मुझसे कहा कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करिए, मेहनत करिए, और मैंने फिर जो है वो चुनाव लड़ा। सर, विधायक बनने के बाद में आपकी जीवन में क्या बदलाव आपने महसूस किए? भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे भी MLA हो, MP हो, किसी भी पद पर हो, उसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक गांव में जाके काम करें, नगरों में काम करें।
मैं 2017 में विधायक बना तो सबसे पहले वहाँ पर जिन गांव में बिजली नहीं थी, माननीय योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार ने ये तय किया उसी वक्त कि हर गांव, उन गांव का पता लगाइए जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुँच जाए। जिन गांव में सड़कें नहीं है उन गांव तक सड़कें पहुँच जाएं। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि हर गांव में बिजली हो गई, फरीदपुर के हर गांव में सड़क हो गई। सर, जैसे आपने विकास कार्यों की बात की तो एक एक करके मैं जो कुछ समस्याएं हैं फरीदपुर में, आप उनके लिए कार्य क्या कर रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सर, लोग जब सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे एक्सरसाइज करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जो पीताम्बरपुर में है। तो सर वहाँ दुर्घटना होने की भी संभावना होती है रेलवे स्टेशन पर। फरीदपुर में एक पार्क नहीं है, तो सर पार्क के निर्माण के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? फरीदपुर में पार्क के लिए जगह हमने चिन्हित की है जी, और उसमें काम भी हो रहा है। नहर कोठी के पीछे नगर पालिका की जगह है, उसमें बहुत जल्दी पार्क बन के तैयार हो जाएगा जी। उसमें बाउंड्री बनने का काम हो रहा है। वो जगह लोगों ने जो है विवादग्रस्त बना रखी थी, अब वो जगह नप गई है, उसमें पार्क बनेगा। इसी तरीके से जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर भी एक पार्क है, उसको भी हम जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ पे हमारी जो तहसील बनी हुई है नई वाली, वहाँ पे भी वृक्ष लगाए गए हैं और टहलने के लिए ठीक जगह बनाई गई है। और नगर पालिका ने 2-3 जगह और भी प्रस्ताव भेजे हुए हैं। एक जगह पे जल भराव है, उसका टेंडर हो गया था, किसी वजह से काम नहीं हो पाया, तो वहाँ भी पार्क बनाने के लिए सौंदर्यकरण की योजना जो है वो लंबित है। और एक पार्क जो है, जो परा मोहल्ले की शमशान है उसके सामने एक अम्बेडकर पार्क जो है वो बनाया गया है। हालांकि जगह कम है, लेकिन पार्कों की बनने की शुरुआत भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार 2017 में आई तभी फरीदपुर में काम शुरू हुआ। इससे पहले कभी कोई पार्क वहाँ बनाया नहीं गया, ना किसी ने सोचा। भारतीय जनता पार्टी के समय में ये जो भी आवश्यकता होती है लोगों की, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं और सरकार उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करके हमें धन स्वीकृत करती है। अब सर मैं दूसरा समस्या के बारे में डिस्कस करता हूँ। किसान जो हैं वो रातों में जागते हैं अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए, गौवंश जो है उससे अपने खेतों को बचाते हैं। तो गौवंश के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित मत है जी कि गौवंश का किसी भी दशा में कटान नहीं हो। अवैध बूचड़ खाने बंद किए गए 2017 में ही, बिल्कुल। और लोग गौ माता को पूजते थे, सब बातें थी। लेकिन अचानक लोगों ने गायों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लाखों की संख्या में गाय आईं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ के समय में बनी, उसने गौशालाएं बनानी शुरू की। अब आप देखिए कि फरीदपुर में पहली गौशाला चटिया फैजू में बनी, फिर उसके बाद सिमरा केशवपुर में बनी, फिर हरेली में बनी, फिर करतोली में बनी, फिर नगरिया कला में बनी, फिर गुजर गौटिया में बनी, फिर शेखापुर में एक गौशाला बनी। इस तरीके से कम 14-15 गौशाला जो है उनका निर्माण फरीदपुर में हुआ है। गौवंश वहाँ संरक्षित किया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसान जो है वो गायों को पालें, उन्हें प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रति गाय के हिसाब से सरकार द्वारा ब्लॉक के मार्फत जो है वो दी जा रही है। तो सरकार की पूरी योजना है कि लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि गाय का गोबर भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। गाय का दूध तो अमृत के समान है। गाय की जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो भी दवा के काम आता है और उसको जो है सरकारी और प्राइवेट जो है उसकी खरीद होती है पर लीटर के हिसाब से, वो भी बिकता है। उसके गोबर से घर लीपने के काम आता है, अब पेंट भी बनने लगा है। तो गाय जो है वो बहुत ही उपयोगी एक जानवर है। ऐसा नहीं है कि गाय केवल जो है वो भैंस की तरह दूध के लिए है। गाय का हर चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को गौवंश को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है लगातार, और पैसा भी दिया जा रहा है। लोगों से जो गौशालाएं हैं उनमें भूसा देने के लिए सबसे जो है वो निवेदन किया जा रहा है, किसानों से, नेताओं से और लोगों से। और मैंने भी खुद जो है कई गौशालाओं में इस बार
भूसा जो है वो उपलब्ध कराया है। एक एक ट्राली भूसा जो है जी 4-5 गौशालाओं में दिया है, और भी आगे अगर हमारे खेत में बनेगा तो हम आगे भी देंगे। सर, जैसा कि आपने अभी पार्क का जिक्र किया था कि पार्क बनाने के लिए बहुत सारे काम आपकी सरकार कर रही है, आपने भी बहुत सारे पार्क की जो आवेदन है वो किए हैं। अब सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे युवा हैं फरीदपुर के अंदर जो एथलीट बनना चाहते हैं, जो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रदेश स्तर का स्टेडियम फरीदपुर में बनना चाहिए। सर उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? फरीदपुर में 2017 के बाद एक बड़ा स्टेडियम बुधौली और बड़रा कासमपुर के बीच में एक बड़ा स्टेडियम जो है ओपन स्टेडियम बनाया गया है। अच्छा पहली बार 2017 के बाद हमारी पार्टी ने बनाया, सरकार ने बनाया। जी। उसके बाद दूसरा लौंगपुर में एक जो है वो मिनी स्टेडियम बनाया गया है। और अभी आज ही पता लगा है कि जो हमारे राज्य के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने और भी बरेली के लिए कुछ स्टेडियम दिए हैं, उनमें से हमारे लिए भी कुछ स्टेडियम मिलेंगे। हम लगातार जगह की खोज करते हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए तो हम एक बड़ा स्टेडियम जो है वो फरीदपुर में बना सकें। असल में सरकारी ज़मीनों की बहुत परेशानी है, सरकारी ज़मीनें ढूंढनी पड़ती हैं, और जैसे ही हमें कोई अच्छी ज़मीन मिल जाएगी तो हम एक बड़ा स्टेडियम फरीदपुर में बनवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव दें। सर 2017 से पहले फरीदपुर के अंदर स्मैक का कार्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कम हो चुका है, खबरें आती हैं। सर उसके लिए कैसे आपने कंट्रोल किया, कैसे क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? 2017 के चुनाव के वक्त के अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो मेरी उसमें यही मतलब एक हमने जो है लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो निश्चित रूप से जो स्मैक का जो अफीम का काम फरीदपुर में हो रहा है उसमें कमी आएगी और उसको बंद कराया जाएगा। अगर 2017 के बाद देखें, मैंने भी प्रमुख सचिव गृह को लिख के दिया था, 2017 के बाद बड़े बड़े तस्कर फरीदपुर में पकड़े गए और लगभग दर्जनों तस्करों पर कार्रवाई हुई है। चाहे वो पड़ेरा हो, चाहे बेहरा हो, चाहे आपका मौनपुर हो, चाहे इधर जो और गांव हैं, जहाँ जहाँ जो तस्कर थे उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई हुई, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं और लगातार पुलिस और प्रशासन उन पर दबाव बनाए हुए है। फरीदपुर से ये काम बहुत कम हो गया। बिल्कुल। अब फरीदपुर का नाम उस तरीके का नहीं है जो नारकोटिक्स विभाग दिल्ली का पड़ा रहता था, उत्तराखंड का नारकोटिक्स विभाग पड़ा रहता था। अब फरीदपुर दूसरी चीज़ों में जाना जाने लगा। फरीदपुर में अब इंडस्ट्री लग रही है। जो भी बरेली का व्यवसायी है या दिल्ली का व्यवसायी है वो फरीदपुर में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन सस्ती है, बिजली की सप्लाई 24 घंटे है, माहौल सुरक्षित है। और 2017 के बाद लगभग 40 से 45 फैक्ट्रियाँ फरीदपुर में आई हैं, चाहे वो शीशे की यूनिट हो, ग्लास से संबंधित, चाहे आलू की हो, चाहे वो प्लाईवुड से संबंधित हो, चाहे जूते की फैक्ट्री हो। विभिन्न फैक्ट्रियाँ फरीदपुर में आई हैं और युवाओं को एक अच्छी संख्या में रोजगार वहाँ पे उपलब्ध हुआ है। और कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है कि 1 दर्जन फैक्ट्रियाँ वहाँ पे ना लग रही हों। और जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने जो MOU किए थे लोगों के साथ में, जो लोगों ने प्रस्ताव दिए थे, वो फैक्ट्रियाँ भी बनी हैं, अभी और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो युवाओं के लिए वहाँ पे रोज़गार के अवसर बहुत अच्छे हुए हैं। आप चाहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में खंडेलवाल है, द्वारकेश है, प्लाईवुड में कई जो है क्रीडा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ फरीदपुर में हैं जो लगातार अपना काम बढ़ा रही हैं। दूसरा, एजुकेशन की भी हब फरीदपुर में बनी है। फरीदपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे नए स्कूल खुल रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, एक फ्यूचर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फार्मेसी के कई कॉलेज हैं, BAMS के कई कॉलेज हैं। अब जो भी कॉलेज खुल रहे हैं वो फरीदपुर में खुल रहे हैं, जो इंडस्ट्री लग रही है वो फरीदपुर में लग रही है। तो जैसा आपने युवाओं का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि फरीदपुर के जो युवा हैं, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फरीदपुर के युवाओं के लिए 2017 से पहले काम नहीं था, लेकिन आज के समय में फरीदपुर के युवाओं में कोई युवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो। क्यों? क्योंकि फरीदपुर में जो
द्वारिकेश शुगर मिल है वो लगभग 1000 करोड़ रुपया जो है वो फरीदपुर क्षेत्र में लोगों को भुगतान करती है। 1000 करोड़ 1000 करोड़ साल में। हम्म, और गन्ने का इतना अच्छा भुगतान कहीं नहीं है, सिर्फ द्वारिकेश शुगर मिल करती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट्रियां नई लगी उसमें चाहे लेबर के रूप में, चाहे टेक्नीशियन के रूप में, चाहे अकाउंटेंट के रूप में, चाहे और हेल्पिंग वर्कर के रूप में जी फरीदपुर के युवाओं को बहुत मौका मिला है। और फरीदपुर से लोग बाहर जाना कम हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे अभी जो बाहर जा रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले रुद्रपुर चले जाते थे या कहीं चले जाते थे, अब फरीदपुर में ही इतनी फैक्ट्रियां हो जाएंगी। भुता रोड पर ये आपका पूरा रसोईया तक, रजऊ से लेकर रसोईया पूरा फैक्ट्रियों से भर गया है। बिल्कुल। फरीदपुर के पहले फैक्ट्रियां बहुत हैं। जेड़ पे पूरा एक इंडस्ट्रियल पार्क बना हुआ है, उसमें 20 से 25 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि फरीदपुर से आप शुरू करेंगे तो सीधे फतेहगंज पूर्वी तक लगातार फैक्ट्रियां आपको दिखाई देंगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, ये भी और आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित और भी फैक्ट्रियां, जो फूड प्रोसेसिंग है और जो मतलब खाने पीने से संबंधित वस्तुओं की फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं फरीदपुर में। पहले प्लाईवुड था, अब प्लाईवुड के अलावा और इंडस्ट्री भी फरीदपुर में आ रही है, तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। एक समय था जब फरीदपुर में क्राइम के लिए जाना जाता था, बिल्कुल जाना। जैसा अभी आपने स्मैक का जिक्र किया। जी पहले वहाँ पे अपहरण इंडस्ट्री थी, पूरा तराई जो है अपहरण और डकैती के नाम से थर्राता था। बिल्कुल। कल्लू और वहाँ पे नज्जू जो है वो गिरोह था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद कटरी ख़त्म हुई, लोगों ने जोत ली, बहुत बढ़िया खेती हो रही है। आज वहाँ पे खुशहाली है। जिसके पास एक ट्रैक्टर नहीं होता था, आज उनके 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल। आज वहाँ पे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ है। आज वहाँ पे बिजली हर गांव में है। आज वहाँ पे खुशहाली है और क्राइम का रेट बहुत कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, युवाओं के लिए इतना अच्छा आपने कार्य किया है कि उनको जो सबसे बड़ी उनकी समस्या है बेरोज़गारी, उनके लिए आपने रोज़गार दिया है। सर, मैं एक पॉइंट पे और आना चाहूँगा जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि क्या युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में छात्रों के लिए एक संगठन है, जो उसमें पूर्णकालिक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं। वो काम करते हैं और अच्छे देश के नेता जो है वो वहाँ तैयार होते हैं और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। कुछ लोग विविध संगठनों में चले जाते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत मौके हैं। युवाओं को आना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आना चाहिए। मैं आपको फरीदपुर का ही उदाहरण दे रहा हूँ। फरीदपुर में आप कोई 100 करोड़ रुपए का काम 2017 से पहले का नहीं बता सकते। फरीदपुर में 2017 के बाद कई काम 100 करोड़ से ऊपर हुए। जैसे एक पॉलिटेक्निक बना लगभग 100 करोड़ रुपए का, एक पावर हाउस 220 का बना अंदरपुरा में लगभग 100 करोड़ का, 3 ओवर ब्रिज रेलवे के पास हुए हैं, एक फतेहगंज पूर्वी में, एक फरीदपुर में, एक वहीं फरीदपुर के पास गौसगंज की क्रॉसिंग है उस पर। तो लगभग ये भी काम लगभग जो है 70-80 करोड़ रुपए का काम है। इसी तरीके से जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, जो तैयार हुआ है, वो भी कई 100 करोड़ का है। केवल भुता का जो है, भुता फरीदपुर का रोड भी लगभग 40-50 करोड़ का है। इसी तरीके से खुदागंज वाला मार्ग भी फरीदपुर से 50 करोड़ के आसपास का है। तो करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए, लगभग हजारों करोड़ रुपए के काम 2017 के बाद फरीदपुर में हुए हैं। उससे पहले ना कोई विधानसभा में वहाँ बोलता था, ना कोई विधानसभा में अपनी बात रखता था, ना जनता के हित की बात वहाँ कोई सुनता था। आज फरीदपुर के लोगों को हमने महसूस करवाया, ये ट्रेनिंग हमारी पार्टी ने दी है कि हमने लोगों को महसूस करवाया कि विधायक कैसा होना चाहिए। विधायक जिससे कोई भी मिल सके, कोई भी बात कर सके, 24 घंटे में कभी भी फ़ोन मिला ले और बैठ के हमसे बात कर ले। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं राजनीति में आया तो ये सोच के आया था कि लोगों को महसूस हो, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को,
ये महसूस हो कि विधायक कोई ऐसी चीज़ नहीं होता है कि कोई बड़ा माफिया हो, कोई बड़ा डॉन हो, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एक आम आदमी की तरह मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया और एक आम आदमी की तरह लोगों से सहजता से मिलना, अपनी बात रखना, उनकी बात सुनना और हर वक्त उनके कहाँ पे उनका लाभ हो सकता है, कहाँ पे उनके लिए कुछ सुविधा पहुंचाई जा सकती है, इस बात पर भी नज़र रखना। ब्लॉक जो विकास खंड थे उनकी कार्यप्रणालियों पर भी हमने जो है काफ़ी ध्यान दिया, नगर पालिका के कामों पर भी ध्यान दिया और लगातार, जैसे अभी पानी की प्रॉब्लम है, पानी पीने का पानी जो है फरीदपुर में अच्छा उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक ही वाटर टैंक है और 2017 के बाद मैं प्रयासरत हूँ तो एसटीपी तो हमें मिल गई है, अभी पावर 3 जो है वो टैंक और बनने हैं वहाँ पे पानी के वाटर टैंक, और 3 वाटर टैंक जब बनेंगे, जब एसटीपी लग जाएगी जिससे दूषित पानी को आराम से निकाला जा सके। और रोडवेज की बसें वहाँ रुक रही हैं, रोडवेज से दिल्ली के लिए बसें हम बहुत जल्दी शुरू करा रहे हैं। तो बहुत सी योजनाएं हैं जो लगातार कहीं ना कहीं क्रियान्वित हो रही हैं और आगे क्रियान्वित होंगी। बिल्कुल। तो सर, आप जनता से संवाद कैसे बनाए रखते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं आप? एक तो मैं यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के बाद प्रतिदिन जो है अपने कार्यालय पे बैठता हूँ जी। जहाँ भी गांव में ज़रूरत होती वहाँ जाता हूँ, लोगों से संवाद करता हूँ और 24 घंटे मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो खुला रहता है। कोई भी आदमी किसी वक्त भी हमें फ़ोन कर लेता है, पक्ष का, विपक्ष का, गांव का, नगर का, बच्चा, जिसको भी जहाँ ज़रूरत होती है वो फ़ोन कर लेता है जी। और फ़ोन 24 घंटे फ़ोन सुनने की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कांटेक्ट में रहता हूँ, मेरा फ़ोन किसी पीए के पास नहीं रहता, मेरा फ़ोन किसी स्टाफ के पास नहीं रहता, मैं खुद रखता हूँ और व्हाट्सएप, फेसबुक और फ़ोन के ज़रिए मैं लोगों से संवाद बनाए रखता हूँ। बिल्कुल सर। सर, आने वाले वर्षों में आपकी क्या योजना है? क्या आप प्रदेश स्तर की राजनीति में ही रहना चाहते हैं या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी जाना चाहते हैं? मैं राजनीति में आया तो मेरा यही काम था कि जो सबसे अंतिम लाइन में सबसे अंतिम व्यक्ति जो है उसको लाभ पहुँचे, गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल जाएं, पानी मिल जाए, उसको बिजली मिल जाए, उसको रोड मिल जाए, उसको जो हमारे अस्पताल हैं 2017 से पहले ना उनमें अल्ट्रासाउंड था, आज हमारे अस्पतालों में दोनों फरीदपुर और भुता में, कुआंडांडा में अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे मशीन है, बढ़िया सुविधाएं हैं। फरीदपुर में जो है ब्लड बैंक है, बढ़िया लेबोरेटरी है। तो इस तरीके से हमारा यही था कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़रूर मिल जाएं और उसमें मैं सफल हुआ हूँ कहीं तक। आगे आने वाले समय में मेरा कोई बहुत राष्ट्रीय राजनीति में या कहीं जाने का वो नहीं है। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है और दूसरा मेरा एक ये मेरी मतलब मन में एक लालसा थी कि मैं गांव गरीब से कैसे जुड़ूं। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अवसर दिया कि मैं एक बार राजनीति के माध्यम से लोगों की मदद कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं और उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सब में लोगों के काम करवाता हूं और किसी स्तर पर जाकर जो है मैं बैठ जाता हूं। कोई ये नहीं है मेरे लिए कि मैं सड़क पे बैठा नहीं मिलूँगा। मैं कभी कभी नगर में जो फुटपाथ है उस पर एक पीपा रख के वहाँ पे बैठ जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। मैं कृषि विभाग में चला जाता हूँ, मैं ब्लॉक पे चला जाता हूँ, मैं गांव में चला जाता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी आय बढ़ जाए कैसे भी। उसके लिए नई फसलों को सजेस्ट करना, उनके लिए नए काम सजेस्ट करना और उन्हें बताना कि सह फसली खेती करिए या कम से कम 3 फसलें उगाइए और उससे आपकी आय बढ़ेगी और जब आय बढ़ेगी तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, चिकित्सा अच्छी होगी। सरकार ने आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की है 70 ईयर्स के लोगों के लिए और जो अंत्योदय कार्ड जिनको मिल रहा है उनके लिए अच्छी योजना माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने लागू की है
वो उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अन्य योजना के तहत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्री में मुफ्त में राशन मिल रहा है, किस तरीके से उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से जो है गैस का कनेक्शन मिल रहा है। बिल्कुल। इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा फरीदपुर जो है वो चमके। मेरी कोई बात नहीं, मैं तो जो राजनीति कर रहा हूँ शिक्षक के नाते वो करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फरीदपुर का नाम उत्तर प्रदेश के मानचित्र में एक अच्छी तहसील के रूप में आए, सर्वोत्तम रूप में आए, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय बहुत हो, जहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, जहाँ पर हमारे युवाओं को बाहर काम के लिए ना जाना पड़े, उन्हें यहाँ काम मिल जाए, और स्कूल अच्छे हों, जो कि हैं भी अच्छे फरीदपुर में स्कूल। बिल्कुल है। एक यूनिवर्सिटी अभी खुली है और यूनिवर्सिटी खुले, और अच्छे उद्योग जो है वो फरीदपुर में लगें, क्योंकि हम जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाए उससे 10-12 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ ज़मीन सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सुरक्षा का माहौल है, तो लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाने भी आएंगे, और इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों की जो है रोज़मर्रा के काम, एक इंडस्ट्री लगने से बहुत तरीके के काम मिलते हैं। दूध वाले को दूध बिक जाता है, जो रेडी पटरी वाले हैं उनका काम बढ़ जाता है, तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे, लोग सक्षम होंगे। लेकिन 2017 के बाद अगर आप देखेंगे तो दलितों में भी सुरक्षा का भाव आया है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति दलितों की 2017 से पहले थी वो बहुत ख़राब थी, लेकिन 2017 के पहले और अब में बहुत अंतर है। आज वो सशक्त हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनका उत्पीड़न बंद हुआ है। आज वो महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम सुरक्षित हैं। मैं भी एक दलित हूँ, और दलित होने के नाते मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे निकल के आती कि आज उनके मन में भय और पीड़ा नहीं है। आज उन्हें थाने में जाने में डर नहीं लगता है, वरना वो डरे सहमे रहते थे और बहुत तरीके की समस्याएं थी। इस दशक में जिसके 8 साल बीते हैं जी। इस 8 साल में दलितों ने मतलब एक तरीके की बराबरी का सम्मान पाया है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो दलित, शोषित और वंचित जो तबका है, जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, ये आगे निखर के आएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो फैसले पे फैसला ले रही है, अभी जातीय जनगणना का फैसला लिया है, इससे पहले और भी फैसले लिए, राष्ट्रीय हितों के फैसले लिए जा रहे हैं, उससे आम आदमी अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है। और आगे आने वाले समय में हम सब लगेंगे, आप भी लगेंगे, हम भी लगेंगे, तो देश तरक्की की ओर जाएगा, और मेरा फरीदपुर भी सर्वोत्तम होगा। बिल्कुल। सर 2027 का भी चुनाव हमारे नज़दीक है, तो 2027 के चुनाव के लिए आप फरीदपुर की जो जनता है उसका कैसे आह्वान करेंगे, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं फरीदपुर की जनता से अभी चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरे जो है 2 साल से ज़्यादा का वक्त जो है हमारे पास है, इसमें हम काम करेंगे, क्योंकि हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। हमने जो कहा था सो पूरा किया। अगर हमने रोडवेज बस अड्डे का कहा तो बनवाया, हमने पावर हाउस का कहा तो बनवाया, हमने पॉलिटेक्निक का कहा तो बनवाया, हमने बांधों का कहा तो बनवाया, हमने सड़कें चौड़ी कराई, हमने पानी दूषित समस्या का निदान करना था वो करवाया। हमने जो है वो इस तरीके से जनता के सहयोग से ये सारे काम किए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में ये सब काम संभव हो पाए। आगे आने वाले समय में अगर फरीदपुर की जनता मुझे मौका देगी तो मैं एक ही वादा कर सकता हूँ कि आज प्रगति की ओर अग्रसर है फरीदपुर। आगे आने वाले समय में लोग फरीदपुर का उदाहरण देंगे कि फरीदपुर में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, हर मशीनरी का पुर्जा फरीदपुर में मिल जाता है, फैक्ट्रियां फरीदपुर में हैं, अच्छी सड़कें फरीदपुर में हैं, तो फरीदपुर सर्वोत्तम जाना जाएगा। मेरा यही प्रयास होगा, और आगे आने वाले समय में गांव, गरीब और जो पिछड़ा तबका है वो भी महसूस करेगा कि फरीदपुर में हमने जिस व्यक्ति को चुना वो उनकी आशाओं के अनुरूप। बहुत बढ़िया। सर आज की इस पॉडकास्ट में, आज के इस इंटरव्यू में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बातें करने का मौका मिला, बहुत सी चीज़ें रिकॉल हुई, और
इस तरीके से बात करना अच्छा लगता है। मेरा काम ही ये है, मैं तो यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, तो लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता जी। है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मुझसे बात करके कैसे लगा? मेरे बहुत बारे में बढ़िया कुछ लगा कहेंगे? मेरे बारे आपका। में कुछ नहीं नहीं, कहेंगे? आपका बात करने का, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आगे इसको और स्पीड दीजिए, थोड़ा रीडिंग बढ़ा दीजिए अपनी, जी। पढ़ने का ज़रा जो दायरा है वो बढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बिल्कुल है सर। और उससे बोलने का सलीका और जो सोचने का, जो चिंतन करने का जो और प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत मजबूत और गंभीर होता है। बिल्कुल। और जो प्रोनाउंसिएशन है वो दिनों दिन जो है वो अच्छा होता चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, मुझे नहीं, बहुत नहीं। अच्छा लगा बात करके। चलिए।